नमस्कार मित्रों। इस समय आपकी परीक्षा की महत्वपूर्ण घड़ी है। आप अपने परीक्षा की इस समय तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। ऐसे में एक प्रश्न सामने आता है कि बहुत कम समय में हम अपने इस परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप कैसे दे सकें। इसके लिए कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सामने प्रश्न होता है कि इतनी जल्दी इतने बड़े सिलेबस को और इतनी जगह से मैटर इकट्ठा करके, तथ्यों को इकट्ठा करके इतनी जल्दी आत्मसात कैसे किया जाए। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था का विशेषांक लाने की कोशिश किया है। हमने अभी ये विशेषांक हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो निराश ना हो, उनके लिए भी अलग से एक इंग्लिश मीडियम का स्पेशल कंटेंट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस कंटेंट को हमने तैयार किया है, ऐसे ही उनके लिए भी अलग से एक वीडियो रिकॉर्डिंग और कंटेंट तैयार करके मैं डालूंगा और आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। मैंने अपने इस अर्थव्यवस्था विशेषांक यानी करंट अफेयर्स को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। प्रथम भाग में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को लिया है। द्वितीय भाग में हमने अप्रैल, मई, जून के करंट अफेयर्स को, अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर्स को लिया हुआ है। तीसरे भाग में मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं वो है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। क्योंकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह में आपकी परीक्षाएं ही हैं, तो इसलिए भी कभी भी इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सामान्यतया जनवरी 2020 के बाद ही जो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, खास करके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड तथ्यात्मक या फैक्चुअल जो प्रश्न होंगे वो तो अर्थव्यवस्था के होंगे ही होंगे, लेकिन जो करंट अफेयर्स से और जो सामान्यतः थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने ये पूरा एक सिनेरियो प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जनवरी 2020 का अर्थव्यवस्था विशेषांक। तो सबसे पहला है, अमेजन इंडिया ने पूर्वी रेलवे के साथ पिकअप कियोस्क, ध्यान रखिएगा ये पिकअप कियोस्क जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, पिकअप कियोस्क की स्थापना के लिए एक साझेदारी की है। आपको यहां पर मालूम होगा कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने रेलवे में कलकत्ता के सियालदा रेलवे स्टेशन में ये पिकअप कियोस्क की स्थापना की है और इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति अपना लोकेशन चुनकर अपना सामान ऑर्डर कर सकता है और बाद में अपने सुविधानुसार अपने पैकेज को वहां से ले जा सकता है। आप जानते ही हैं कि अमेजन विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक है। इसकी स्थापना जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को की थी। शुरू में केवल ये ऑनलाइन बुक बेचता था, इसको ऑनलाइन बुक स्टोर कहते थे। फ्लिपकार्ट भी आपको बता दें, फ्लिपकार्ट भी जो था वो भी ऑनलाइन बुक स्टोर ही था, लेकिन बाद में अमेजन और फ्लिपकार्ट ने बहुत सारी वस्तुओं को बेचना शुरू कर दिया। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इस पर बेचे जाने लगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर के प्रतिदिन के उपयोग के सामान सहित। दूसरा तथ्य है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 30 जनवरी 2020 को की है। इसके मुख्य बिंदु हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो कोरोना वायरस पर अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करने का कारण था वो 18 देशों में इसका उस समय तक फैलना था। आप जैसा जानते हैं कि इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई थी। तो चूंकि 30 जनवरी तक 18 देशों में ये फैल चुका था, तो इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था और बाद में चल करके इसको एक वैश्विक महामारी के रूप में भी घोषित किया गया था। तो अभी आप 30 जनवरी तक की जब बात पूछी जाएगी तो उस समय तक ये वैश्विक महामारी नहीं घोषित हुआ था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, क्योंकि 18 देशों में फैल चुका था।
वैश्विक महामारी इसको बहुत बाद में घोषित किया गया था, चल करके मार्च में घोषित किया गया था। तीसरा तथ्य है, फ्लिपकार्ट ने समर्थ पहल के साथ गुजरात हथकरघा व हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत स्थानीय बुनकरों, शिल्पकारों की सहायता करना है। फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस में अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद करता है। इस पहल के लिए फ्लिपकार्ट हिमाचल प्रदेश सहित 10 राज्यों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। खैर, अब ये विचार विमर्श इस समय विचार विमर्श के लेवल पर नहीं है, बल्कि ये अपना मूर्त रूप ले चुका है। तो यहाँ पर समर्थ जो मेन आपका टारगेट है वो है समर्थ। तो फ्लिपकार्ट ने समर्थ पहल, जो ये इसका पहल का नाम है, जो समझौता किया है, ये 10 राज्यों के साथ जो विचार विमर्श करके इसको लागू किया है कि हथकरघा और हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन के साथ मिल करके जो शिल्पकार हैं, बुनकर हैं, स्थानीय कारीगर हैं, उनको कैसे उनकी सहायता की जाए, तो उस पहल को नाम दिया गया है समर्थ। गुजरात में इसको उन्होंने शुरुआत करी है। चौथा है युवा स्वाभिमान योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 365 दिन का रोजगार प्रदान करने का फैसला किया और इसके तहत उन्होंने बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को बढ़ा करके 5,000 रुपए कर दिया है। तो ये जो 5,000 रुपया, महत्वपूर्ण ये था कि ये 5,000 रुपया बढ़ा करके किया गया है। इससे बहुत सारे युवाओं को रोजगार में फायदा मिलेगा और वो रोजगार प्राप्त करने के लिए अब लालायित होंगे, और जिनको नहीं मिल पा रहा, अभी तक रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया है, उनको एक बड़ी आर्थिक सहायता मिल जाएगी अपने जीवन यापन के लिए। नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष ऊर्जा व संसाधन संस्थान, ध्यान रखिएगा इस महत्वपूर्ण है, टेरी जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन टेरी यानी ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2001 से किया जा रहा है। इस इवेंट में विकासात्मक प्रक्रियाओं पर फोकस दिया जाता है। इस बार इवेंट का आयोजन 29 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 के बीच किया गया है। इस वर्ष इस इवेंट का आयोजन का जो थीम था वो है टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट, अर्थात टुवर्ड्स 2030 ये इसकी थीम है। 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किया गया है और आयोजन स्थल नई दिल्ली है। ये 3 चीज आपको याद रखना है। और किसने किया है? ऊर्जा व संसाधन संस्थान अर्थात टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या किया है? सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन। चलिए अगले तथ्य पर हम बात करते हैं। बजट निर्माण में असम रहा प्रथम, अर्थात असम को प्रथम स्थान मिला हुआ है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट तैयार किया है। इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आकलन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बजट निर्माण प्रक्रिया में असम को पहला स्थान मिला हुआ है, जबकि ओडिशा को दूसरा तथा आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब को काफी नीचे रैंक प्राप्त हुआ है। अर्थात ये तीनों जो राज्य हैं ये बहुत टॉप लास्ट 3 है। प्रथम स्थान पर आसाम है, दूसरे पर उड़ीसा है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। इस रिपोर्ट का मुख्य बिंदु है कि ये सर्वेक्षण जो किया गया है इसके लिए 4 पैरामीटर्स लिए गए हैं, 4 पैरामीटर्स पर तैयार किया गया है। एक है बजट प्रक्रिया, दूसरा है सार्वजनिक प्रकाशन और तीसरा है बजट के बाद वित्तीय प्रबंधन और बजट को नागरिक मैत्रीपूर्ण बनाना। इन 4 पैरामीटर्स पर ध्यान रखिए। 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? बजट प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रकाशन, बजट के बाद वित्तीय संसाधन तथा बजट को नागरिक मैत्रीपूर्ण बनाना। इन 4 पैरामीटर्स पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। इसमें प्रथम स्थान आसाम को, उड़ीसा को दूसरा और आंध्र को तीसरा स्थान मिला।
अब सवाल आता है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है। तो आपको बता दें कि यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो भ्रष्टाचार के कारण होने वाली गतिविधियों को रोकने का कार्य करता है, और यह प्रतिवर्ष वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूनेस्को, नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट और यूनेस्को कंसल्टेटिव स्टेट्स और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य भी है। ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूनेस्को, नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूनेस्को कंसल्टेटिव स्टेट्स तथा यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, जिसको हम एसजीडी कहते हैं, एसडीजी उसको हम उसका ये सदस्य है। अब आता है अगला तथ्य, नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची। नीति आयोग आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसने 29 जनवरी 2020 को नीति आयोग ने दिसंबर 2019 के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जारी की है। यह सूची जबकि हर महीने जारी की गई थी। मुख्य बिंदु इस सूची में है जिसमें उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला पहले स्थान पर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका उड़ीसा का बोलनगीर रहा, जबकि तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला रहा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है क्या, पहले आप तो ये जान लीजिए। यह प्रोग्राम जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े हुए जिलों में से विकास करना है। इसके लिए इन जिलों में 5 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा, जिसमें है नंबर 1 स्वास्थ्य व पोषण, नंबर 2 है शिक्षा, नंबर 3 है वित्तीय समावेशन, नंबर 4 है कौशल विकास और नंबर 5 है कृषि व जल संसाधन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना। इस योजना की सहायता के लिए पिछड़े जिलों में विकास के इन सूचकों को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब अगला तथ्य है, चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बना। ये किसने कहा है? सिप्री, SIPRI। ये कौन सा है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये स्वीडिश अनुसंधान संस्थान है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन विश्व का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है। नंबर 1 पर, जैसा आपको मालूम है, अमेरिका नंबर 1 पर है और इस समय चीन दूसरे नंबर पर है। 2017 में जो रिपोर्ट थी उसमें चीन 6वें स्थान पर हुआ करता था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 2 ही 3 साल में चीन इस समय नंबर 2 पर आ गया है। दूसरे स्थान पर रूस हुआ करता था, जो अब खिसक करके वो तीसरे स्थान पर चला गया है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक गति पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व उच्च मार्ग मंत्रालय ने हाल ही में गति नामक ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का विकास राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण यानी HAI ने प्रगति पोर्टल की तर्ज पर किया है। इस पोर्टल का काम है कि इस जो भी राष्ट्रीय मार्ग विकास प्राधिकरण या जो NHAI के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है या राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, उसकी प्रगति को आप इस पर बिल्कुल देख सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसके नए तुरंत के तुरंत अपडेट्स को आप इस पोर्टल पर ले सकते हैं। रियल टाइम में आपको ये पोर्टल सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। अगर इस पर कोई आपको कंप्लेन है, यदि आपको कहीं पर कोई विसंगति दिख रही है निर्माण में, तो आप इस पर कंप्लेन करिए और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 2024 तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। ऐसा 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि 2024 तक, ध्यान रखिएगा, 2024 तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। अगर ये विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल हो जाता है तो भारतीय रेलवे
100% विद्युत से संचालित होने वाला प्रथम रेलवे होगा। यानी दो बातें कही जा रही हैं। एक तो यह है कि 2024 तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। अगर ऐसा 2024 तक होगा तो भारतीय रेलवे विश्व का पहला ऐसा रेलवे होगा जो 100% विद्युत संचालित होगा। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य रखा है, क्योंकि अभी तक जो कार्बन का उत्सर्जन है वो भारतीय रेलवे के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है, तो उसको शून्य स्तर पर लाने के लिए इस विद्युतीकरण के लक्ष्य को रखा गया है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। अभी जब मैंने ऊपर बात किया था तब भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने के बारे में बात किया था, तो यहाँ आपको बता दें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 को जारी किया। इस सूचकांक का निर्माण भारत के सार्वजनिक क्षेत्र तथा न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में विशेषज्ञों तथा बिजनेस एग्जीक्यूटिव की अवधारणा के आधार पर किया जाता है। इस सूचकांक को विश्व भर में भ्रष्टाचार के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें बिजनेस सेक्टर के भ्रष्टाचार को शामिल नहीं किया जाता। 180 देशों से अधिक 180 देश इसमें शामिल किए गए हैं। इन देशों को 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, मार्किंग किया जाता है। इस सूचकांक में 0 स्कोर देने वाले देश को अत्यधिक भ्रष्ट, जबकि 100 अंक पाने वाले देश को सबसे ज्यादा ईमानदार माना जाता है। तो अब इसका तथ्य क्या क्या है कि 2018 में भारत का स्कोर 41 था, जो इस वर्ष भारत का स्कोर 41 ही है। अर्थात भारत के स्थिति में कोई भी स्कोर में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। 2018 में रैंकिंग 78वीं थी, जबकि 2018 में ये 80वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके पहले जो स्कोर जारी हुआ था उसमें 18, यद्यपि स्कोर में सुधार नहीं हुआ, 41 और 41 का ही स्कोर है, लेकिन रैंक 78 से बढ़कर के हमारा 80वां स्थान हो गया। इस रिपोर्ट में भारत, मलेशिया, मालदीव और पाकिस्तान की भविष्य की गतिविधियां काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर्स, यानी फरवरी में हम लोग पहुंच गए। ये था अभी तक जो हमने बात किया था आपसे, ये जनवरी का करंट अफेयर्स था। अब अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर्स यानी फरवरी की बात करते हैं। तो फरवरी में हमारे सामने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर एक नजर डाल लीजिए। वित्त मंत्री ने ईज ऑफ बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया क्या? ईज थर्ड क्या है? इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। ये एक पोर्टल है सुधारों का, भारतीय प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग सुधारों का एक सेट है, जिसको 26 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को सक्षम और स्मार्ट बनाना तथा ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करना है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य पहले से ही रहा है। यह फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थात वित्तीय समावेश एंड स्मूथ बैंकिंग, बेहतर बैंकिंग एक्सपीरियंस को और आसान ऋण को वितरित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराता है। तो इसका नाम दिया गया है इसीलिए इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस ईज 3। रियलमी, आपने एक कंपनी सुनी होगी, रियलमी ने जिसको रियलमी भी कई बार कहते हैं, 27 फरवरी को एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है ये रियलमी, जिसने 27 फरवरी को 5G स्मार्टफोन पेश किया है। इसे नाम दिया गया है रियलमी X50 Pro। ध्यान रखिएगा इसका नाम। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ स्पेन में भी लॉन्च किया गया है।
यानी इसको केवल यहीं पर नहीं लॉन्च किया गया है, भारत का पहला स्मार्ट 5G स्मार्टफोन है। भारत में इसके पहले अभी तक किसी ने नहीं किया है। स्मार्ट 5G के माध्यम से, इसका जो टैगलाइन उसने दिया है, स्मार्ट 5G के माध्यम से भारत के बाहर होने पर भी इस फोन का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक 5G लॉन्च नहीं हुआ है, 5G टेक्नोलॉजी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तब तक इस फोन से आप 4G नेटवर्क पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां मैं बता दूं, जब 4G नेटवर्क बात करते हैं तो 4G LTE लिख करके आता है। आप ध्यान रखिएगा, जब 4G की बात आप करते हैं तो 4G LTE लिख करके आता है, लेकिन जब आप 5G की बात करेंगे तो ये GPP, ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, GPP पर आधारित है। इसको कहते हैं 3 जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये 3GPP पर आधारित है। इसमें एक चीज बहुत बता दें आपको कि 4G की जितनी स्पीड है ना, उस 4G की स्पीड से ये 100 गुना तेज होगा 5G की स्पीड। 5G की स्पीड जो होगी वो डाउनलोड और अपलोड करने की स्पीड जितनी 4G में आपको मिलती है उससे 100 गुना तेज होगा। आप उम्मीद कर सकते हैं 5G का नेटवर्क कितना तेज होगा। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है और वर्चुअल रियलिटी क्या है, इसको आपको टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा भारत सरकार की प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति क्या है। अभी तक आपने फिजिकल पॉलिसी पढ़ी है, लेकिन काउंटर सिलिकल फिजिकल पॉलिसी यानी चक्रीय राजकोषीय नीति, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति क्या है, इसको आपको समझना है। तो आपको ये बता दें कि जब कभी भी राजकोषीय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का हम राजकोषीय नीति का प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी है या उछाल है। उछाल का मतलब अचानक अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आ जाए। मंदी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कोई भी किसी भी वजह से डाउनफॉल जब शुरू हो जाए। तो मंदी के दौरान प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है, यानी जब हम मंदी होती है तो उस समय इस काउंटर सिलिकल फिजिकल पॉलिसी का उपयोग करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, करों को कम करते हैं, व्यय में वृद्धि करते हैं और करों में कम करने से लोगों के पास इनकम बढ़ जाती है, उनके पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने उपभोग की लिमिट को बढ़ा देते हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न हो जाती है और जब मांग उत्पन्न होगी तो अर्थव्यवस्था में तेजी अपने आप आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था में अचानक से बहुत उछाल आ गया तो ऐसे में क्या होता है कि जो पूंजी है वो अपर वर्ग यानी उच्च वर्ग के हाथों में जानी शुरू हो जाती है और जो लोअर इनकम ग्रुप है वो उस महंगाई को झेल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से ये उछाल आता है। तो ऐसी स्थिति में वो महंगा जो निम्न वर्ग है उसकी उपभोग क्षमता घटने लगती है। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इस काउंटर सिलिकल फिजिकल पॉलिसी में यानी प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति में क्या होता है कि हम करों को बढ़ा देते हैं और सार्वजनिक व्यय को घटा देते हैं। लेकिन इसका परिणाम ऐसा भी होता है कि मुद्रास्फीति और ऋण संकट का भी कभी कभी उत्पन्न होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, करों को बढ़ाते हैं और सार्वजनिक व्यय को कम करते हैं। तो दो स्थिति है, अगर मंदी है तो करों को घटाएंगे और व्यय में वृद्धि करेंगे, अगर उछाल है तो करों को घटाएंगे और सार्वजनिक व्यय को कम करेंगे। ये प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति है। सरकार ने इसको अभी अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आस्क दीक्षा एक चैटबॉट है। चैटबॉट का मतलब होता है कि जिसको आप बोल करके अपनी कोई भी क्वेरी है उसको उसमें बोलें या टाइप करें तो वो आपको उसका उत्तर देगा, अपने आप उत्तर देगा।
ये इंटरनेट के माध्यम से। उसी तरह से IRCTC ने, जैसे आपने गूगल में हेल्प देखा होगा या और भी एंड्रॉयड फोन में आपके कई चैटबॉट आने लगे हैं, उसी तरह से IRCTC ने 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट, जिसका नाम दिया उसने आस्क दीक्षा, की शुरुआत की थी, जो टिकट बुकिंग और पर्यटन में साइट के उपयोगकर्ताओं को सहायता करता है। इस पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, वो उसका आपको जवाब देगा। अब इसमें किया क्या गया है, हिंदी भाषा में अगर आप पूछेंगे तो भी ये चैटबॉट आपको जवाब देगा। यानी अब जो अभी फरवरी में इसमें नया किया गया है, यानी लॉन्च इसको किया गया था आस्क दिशा जो था वो 2018 में IRCTC ने लॉन्च किया था, लेकिन इसमें हिंदी में नहीं, आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ता था या इंग्लिश में ही आपको बोल करके सवालों के जवाब लेने पड़ते थे। लेकिन अब आप इसको हिंदी में भी बोल करके इसके जवाब ले सकते हैं। रेलवे की किसी भी सेवा का इसमें जवाब आप ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की 5 वर्षीय वित्तीय समावेश रणनीति। 21 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेश इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, 2019 से 24 तक के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉन्च की है। इसका इसमें मुख्य सिफारिशें हैं वो मैं बता देता हूं कि प्रत्येक गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी व्यक्ति होगा उसको बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। एक गांव में अगर कहीं बैंक स्थापित किया जाएगा तो उस बैंक के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग आएंगे उनमें से अगर बैंकिंग सुविधा से किसी को बैंकिंग सुविधा, उसमें बैंक में खाता नहीं है या बैंक की किसी सर्विस का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसमें शामिल करने की कोशिश किया जाएगा। और ये लक्ष्य 2022 तक कम नकदी वाले समाज का निर्माण करने के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की सिफारिश की गई है। आपने देखा होगा जनधन खाता जो खोला गया था इसी दिशा में एक कदम था। अब उसी को थोड़ा सा और व्यापक बनाने के लिए कि लोग अपने बैंकों का इस्तेमाल कर सकें, बैंक में खाता खुलवा सकें और बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने आप को उस मुख्य धारा में शामिल कर सके, इसके लिए सरकार ने जो योजना लाई है वो है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, 2019 से लेकर के 2024 तक के लिए। कब लॉन्च की गई है? ये 21 फरवरी 2020 को। अब इसमें सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री को भी मार्च 22 तक पूरी तरह से चालू कर दिया जाना चाहिए। बीमा योजना में भी नामांकित किया जाएगा इसके तहत। तो हमने जो आपको बताया वो जनधन योजना खाते की बात मैंने पहले से ही बता दी थी। अब है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में वर्ष 2019 के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स प्रकाशित किया है। इस सूचकांक में भारत ने 5 स्थान की छलांग लगा करके 35वां रैंक हासिल किया हुआ है। क्या क्या है ये जो इंडेक्स तैयार किया गया है, इसमें 3 विशेष बातों को, 3 चीज को आधार लिया गया है। शिक्षण, नीति वातावरण अर्थात पॉलिसी इन्वायरमेंट और एजुकेशन इन्वायरमेंट। शिक्षण नीति और शिक्षण वातावरण, 3 मानकों पर के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। यह रैंकिंग किसी देश को अपने छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने पर के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। इस सूचकांक में भारत 53 समग्र स्कोर के साथ 35वें स्थान पर रहा। 53 उसका टोटल स्कोर था। 2018 में 41.2 जो समग्र स्कोर के साथ ये 40वें स्थान पर था। नीति पर्यावरण में इसका स्कोर 56.3 था। शिक्षक वातावरण में इसका 52.2 था और जो सामाजिक आर्थिक वातावरण है उसका स्कोर 50.1 था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली मुख्य चीज यही है कि आप 35वां स्थान है
इसके पहले जो इसका स्थान था वो 40वां था 2018 में। 2019 में इसका स्थान 35वां है। अब 2020 का डेटा आप मत ढूंढना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि फरवरी में इसने जो इंडेक्स लॉन्च किया है वो 2019 के लिए किया है। अब 2020 का इंडेक्स लॉन्च होगा तो 2021 में लॉन्च होगा। आप लोग कई बार ये परेशानी खड़ी हो जाती है कि आप लोग इसका नया डेटा ढूंढने लगते हैं 2020 का कहाँ है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर फरवरी में ये खुद ही लॉन्च हो रहा 2019 के लिए हो रहा तो इसका मतलब फरवरी 2020 का डेटा 2021 में आएगा। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो देश में अपनी रैंकिंग में वापस आ गए हैं उनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, जबकि भारत, चीन और इंडोनेशिया ने पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में 4% की वृद्धि हुई है। ये ओवरऑल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने ऐसा अनुमान ये स्टडी की है, और 14 फरवरी 2015 को ये 2020 को ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने वैश्विक रक्षा व्यय पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को मिलिट्री बैलेंस के शीर्षक से जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में 4% की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा व्यय में हुई सबसे अधिक वृद्धि कही जा रही है। गूगल ने लॉन्च की सब पहले सेफ्टी नामक इंटरनेट सुरक्षा पहल। गूगल इंडिया आप जानते हैं अमेरिका की टेक कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन द्वारा की गई थी। वर्तमान में गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है उसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं, साउथ इंडियन है, आप जानते हैं। गूगल में लगभग 1 लाख से अधिक से कर्मचारी काम करते हैं। तो उसने गूगल उसका जो देखिए गूगल अमेरिका की कंपनी है, लेकिन जब वो इंडिया में ऑपरेशन करता है तो गूगल इंडिया के नाम से यहाँ पर अपनी बिजनेस करता है। तो गूगल इंडिया ने जो लॉन्च की है सेफ्टी नेट, पहले सेफ्टी एक जागरूकता पहल की घोषणा की है। इस पहल के द्वारा लोगों को इंटरनेट का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों के बारे में बताएगा। गूगल इंडिया ने सिक्योरिटी चेकअप और पासवर्ड चेकअप के नाम से एक टूल लॉन्च किया है, जिसमें आप अपने मोबाइल की सिक्योरिटी या अपने जो जीमेल अकाउंट है या जो आपकी प्राइवेसी है उसको चेक कर सकते हैं कि कितना सुरक्षित आपका है, और पासवर्ड आपका कितना स्ट्रांग है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको सिक्योरिटी चेक करना है तो दैट इज नोन एज द सिक्योरिटी चेकअप, और पासवर्ड अगर पासवर्ड की स्ट्रांग कितना है ये चेक करना है तो पासवर्ड चेकअप नाम से ये जो टूल है ये अवेलेबल है गूगल पर। और टोटल जो जागरूकता फैलाने के लिए जो उसने लॉन्च की है इनिशिएटिव लिया है उसको नाम दिया गया है पहले सेफ्टी। तो ये रहा गूगल से रिलेटेड। अब आइए फेसबुक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो फेसबुक ने उत्तर प्रदेश में एक शुरुआत की है जिसको नाम दिया गया है वी थिंक डिजिटल। एक शुरुआत है ये। वी थिंक डिजिटल अमेरिकी कंपनी फेसबुक का साक्षरता अभियान है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य जो है वो है लैंगिक असमानता को कम करना, अर्थात गर्ल्स एजुकेशन या वीमेन एजुकेशन को का जो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना है। हाल ही में फेसबुक ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर के इसकी शुरुआत की है। क्या है वी थिंक डिजिटल, और इसमें 7 राज्यों में लगभग 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। आपको पहले ही बता चुके हैं कि फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसने एक्वायर कर लिया था। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अब फेसबुक की ही कंपनी है। 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई थी मार्क जुकरबर्ग, एडवार्डो सेवरिन और एंड्रू मैककॉलम, डस्टिन मोस्कोविच और क्रिस ह्यूज के द्वारा।
फेसबुक का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित है। तो यहाँ पर दो चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये आप जानते ही हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसकी अब सब्सिडरी कंपनी बन चुकी हैं। 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रू मैककॉम, डस्टिन मोस्कोविच और क्रिस ह्यूज हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला हुआ है। 5 फरवरी 2020 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में 53 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें सूचकांक में भारत 4 स्थानों की गिरावट के साथ 40वें पायदान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत 36वें स्थान पर था। इस वर्ष भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 16.22 स्कोर हासिल किया है। अर्थात इस साल जो पेटेंट रजिस्टर हुए हैं वो कम पेटेंट रजिस्टर हुए हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक का मतलब ही है कि जब आप नए चीजों की खोज करते हैं, नए इनोवेशन करते हैं और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करते हैं, नए प्रोडक्ट का इनोवेशन करते हैं, नए लिटरेचर का इनोवेशन करते हैं, कॉपीराइट आपको मिलता है, उसी आधार पर ये स्कोर तैयार किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस साल जो ये सूचकांक जारी किया गया है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें पेटेंट भारत की तरफ से बहुत कम फाइल हुए हैं, बहुत कम पेटेंट रजिस्टर्ड हुए हैं, इसलिए भारत का स्थान 40वां हो गया है, यानी 4 स्थान की गिरावट हुई है। इसके पहले ये 36वें स्थान पर था। शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 का खिताब दिया गया है, यानी सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 के लिए चुना गया। जबकि ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड सर्बिया के जार्बोबंका ताबाकोवी को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर और ये है ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर, दोनों अवार्ड अलग अलग हैं। तो एशिया पैसिफिक के लिए आपके शक्तिकांत दास को दिया गया है। शक्तिकांत दास ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शक्तिकांत दास कौन है, इनके बारे में जरा सा जान लीजिए। इस समय ये रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव थे। 2017 में IAS से ये सेवानिवृत्त हुए हैं आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में, और 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के चूंकि गवर्नर है, तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ तथ्य आप यही नोट कर लीजिए। केंद्रीय बैंक है भारत का, जो सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के द्वारा। तो यहाँ पर 3 तथ्य हमने आपको बता दिए। एक तो था कि शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 के लिए चुना गया। दूसरा, ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड नेशनल बैंक ऑफ सर्बिया के जार्बोबंका ताबाकोवी को प्रदान किया गया। तीसरा, शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, पूर्व सचिव रहे हैं, एक आर्थिक सचिव रहे हैं, 80 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अफसर हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इतनी चीजें बता दिया, बहुत है, याद रहेगा आपको। वैसे भी आपको याद रहता ही है, आप लोगों ने इतना सब कुछ तो पढ़ ही लिया होगा, तो हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं आपको। तो चलिए, IRCTC ने फिर कुछ किया हुआ है। IRCTC ने वाराणसी और इंदौर के बीच तीसरी निजी ट्रेन चला दी है। तो तीसरी निजी ट्रेन वाराणसी और इंदौर के बीच सप्ताह में 3 दिन चलेगी।
2 दिन यह लखनऊ और 1 दिन इलाहाबाद से होकर के गुजरेगी। जो लखनऊ में रहते हैं वो इसका आनंद उठाएं और जो इलाहाबाद में रहते हैं वो भी इसका आनंद उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा। आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि सरकारी ट्रेन का ही उपयोग करिए, प्राइवेट ट्रेन के चक्कर में थोड़ा कम पड़िए। तो प्राइवेट ट्रेन कौन कौन सी है? लखनऊ वालों को तो पहले भी तेजस का फोटो खिंचवाया है बहुत सारे लोगों ने जा करके। तो तेजस एक्सप्रेस यहाँ पर पहले से ही चल रही थी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, फुल्ली एयर कंडीशन थी। बहुत सारे लोगों ने उसके बगल में खड़े हो करके फोटो खिंचवाया था। तो तेजस दिल्ली लखनऊ के बीच में चलती है और मुंबई अहमदाबाद रूट पर भी चलती है। तो IRCTC के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तेजस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली लखनऊ और अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलती है। अब इंदौर और लखनऊ के बीच में भी चलना शुरू हो गई है। तो लखनऊ और इलाहाबाद से होकर के गुजरेगी ये। IRCTC भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड पर्यटन कारपोरेशन भारतीय रेलवे की सब्सिडरी है जो कैटरिंग, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग का कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 30 सितंबर 2019 को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शुरू किया था, यानी IPO लाया था। यानी आपको मैं बता दूं कि इसने अपने आप को शेयर मार्केट में 30 सितंबर 2019 को रजिस्टर किया था। इसका सीधा लाइन का मतलब यही है, नहीं तो आप इसको परेशान रहे कि ये क्या है। तो इनिशियल पब्लिक IPO लाने का मतलब होता है कि उसने अपने आप को शेयर मार्केट में रजिस्टर किया। अब उसके शेयरों की खरीद और फरोख्त की जा सकती है। अब जब IPO लाया तो लोगों ने इसके शेयर खरीदे, तो इससे जो भारत सरकार की, भारतीय रेलवे की हिस्सेदारी है IRCTC में, वो घट करके 87.4% ही रह गई है। चलिए एक और चीज बात कर लेते हैं। संतुष्ट पोर्टल है श्रम मंत्रालय की नीतियों के क्रियान्वयन करने के लिए। इस पोर्टल के द्वारा श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। यानी जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है, दोनों के का कोई ग्रीवांस है तो इस पोर्टल पर जाकर के अपने ग्रीवांस को रजिस्टर कर सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा स्वास्थ्य बीमा, EPFO आपने नाम सुना होगा, फुल फॉर्म जान लीजिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सेवाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। और इस पर कोई भी अगर आपका ग्रीवांस है इससे रिलेटेड तो आप इस पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस पर नहीं, EPFO नहीं, संतुष्ट पोर्टल पर। इसके अतिरिक्त ESIC, अभी भी इसका भी नाम सुना होगा तो जान लीजिए, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसकी भी सेवाओं को मॉनिटर किया जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी है, आपका EPFO से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ESIC से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो संतुष्ट पोर्टल पर जा करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर हैं, दोनों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। चलिए अब हम लोग आ गए अर्थव्यवस्था के मार्च करंट अफेयर्स पर। मार्च 2020 की बात करते हैं। तो मार्च 2020 में 1 मार्च 2020 के क्या करंट अफेयर्स हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड में हर घर जल योजना को लॉन्च किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान का लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से 10,000 कृषक उत्पादन संगठन लॉन्च किए हैं। तो ये था 1 मार्च का करंट अफेयर्स। चलिए एकम फेस्ट, दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एकम फेस्ट नामक एक उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 80 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों ने भाग लिया। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो दिव्यांग समुदाय के ज्ञान और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। सुपोषित मां अभियान के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान लॉन्च किया। कहां पर किया था? राजस्थान के कोटा में। राजस्थान के कोटा में इसलिए उन्होंने लॉन्च किया था कि ये उनका संसदीय क्षेत्र था
और इस उद्देश्य का, इस सुपोषित मां अभियान का जो उद्देश्य था, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। इस कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक महिलाओं को 1 महीने के लिए भोजन दिया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रति परिवार केवल एक गर्भवती महिला पर ही लागू होता है। यह योजना 22 तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लगता है कि 2022 तक एक परिवार एक महिला, अगर दो परिवार में दूसरी महिला है तो उसके वो तो कुपोषित ही रह गई ना। खैर, सरकार की योजना है, आप उस पर ध्यान दीजिए कि इसमें एक परिवार एक महिला का ही नियम लागू है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह क्या है? 3 मार्च 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून संशोधन बिल पेश किया। इसका उद्देश्य पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में की गई धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है। क्या किया गया था? इस बैंकिंग संशोधन विधेयक का उद्देश्य 1540 सहकारी बैंकों को 5 लाख करोड़ रुपए की बचत के साथ रेगुलेट करना था। रेगुलेट मतलब होता है कि इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना था। इसका उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्हें पीएमसी जैसी धोखाधड़ी के दौरान बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको याद होगा पंजाब में जो सहकारी समिति थी, पंजाब और महाराष्ट्र में सहकारी समिति थी, वहां पर इतनी धोखाधड़ी हुई थी कि आरबीआई ने वहां पर निकासी के लिए रोक लगा दी थी। तो वहां पर जो जमाकर्ता थे उनको बड़ी दिक्कतें हुई। तो इसलिए इन्हीं सहकारी बैंकों में इस तरह की धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए ये बैंकिंग संशोधन अधिनियम लाया गया है। इस बिल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह संशोधन केवल बहुराज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए किया जा रहा है। सहकारी बैंक वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे नियंत्रण में है। इस संशोधन के बाद आरबीआई को पूंजी पर्याप्तता और कैश रिजर्व जैसे नियामक कार्यों के अलावा अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि बैंक की प्रशासनिक भूमिका रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास ही रहेगी। चलिए आगे की बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर लगी रोक को क्या किया? हटा लिया है। इसके पहले रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी थी। क्रिप्टो करेंसी के क्रय विक्रय वितरण माइनिंग पर जो रोक लगाने का बिल है वो तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। खैर, अभी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। रोक को हटा लिया है जो आरबीआई ने रोक लगाई हुई थी। अब आप समझ में आना चाहिए क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की ऐसी वर्चुअल मनी है, जो आभासी मुद्रा जिसको हम कहते हैं, जिसका जो फिजिकली जो प्रेजेंट तो नहीं होती है, केवल ये इंटरनेट पर आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको माइनिंग के तहत या आपको परचेज करके इसको मिल सकती है। इसके लिए कोई बैंक नहीं है, इसका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ये चूंकि एक डिजिटल करेंसी है, आपने सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसीज हैं। बिटकॉइन को सबसे पहली विश्व की क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है लक्जमबर्ग विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। यूरोपीय संघ का यह सबसे छोटा देश है। लगभग 0.2 मिलियन यात्री काम के लिए बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पड़ोसी देशों में लक्जमबर्ग से यात्रा करते हैं। तो वहां पर कार का घनत्व तो सबसे ज्यादा है। इसी कार के कंजेशन को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, मुफ्त परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। यूरोपीय आयोग सांख्यिकीन के अनुसार लक्जमबर्ग में प्रति 1000 लोगों के पास 670 कारें थी। 2020 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार लक्जमबर्ग की राजधानी दुनिया का 53वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है।
मुक्त सार्वजनिक परिवहन के कारण ट्रैफिक में कमी आएगी और प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में मदद भी मिलेगी। चलिए, अब सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का एकीकरण हुआ था, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स किसमें मिलाया गया था? यूनाइटेड बैंक, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का एकीकरण हुआ पंजाब नेशनल बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक का एकीकरण हुआ केनरा बैंक के साथ। आंध्र बैंक तथा कारपोरेशन बैंक का एकीकरण हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और इलाहाबाद बैंक का एकीकरण हुआ इंडियन बैंक के साथ। तो इन एकीकरण, जिसको हम अमलगमेशन, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में अगर आता है तो अमलगमेशन शब्द यूज होगा, 4 बैंकों में करने के लिए मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब कुल 12 रह जाएंगे। इस अमलगमेशन के बाद 5 जो हुआ है, अब कुल टोटल पब्लिक सेक्टर के बैंक 12 रह जाएंगे। 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हो चुका है, हो जाएगा नहीं, लागू हो चुका है। अब अमलगमेशन और मर्जर 2 शब्द यूज किए जाते हैं। जब एकीकरण, अमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण और मर्जर का मतलब होता है विलय, तो ये विलय नहीं हुआ है बल्कि एकीकरण किया गया है। जब 2 या 2 से अधिक व्यावसायिक संस्थाएं मिलकर एक नई इकाई बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं विलय, जबकि एकीकरण में व्यावसायिक इकाई 1 से अधिक व्यावसायिक संस्थाओं का अधिग्रहण करती है। तो अमलगमेशन में 2 संस्थाएं आपस में मिलती हैं, जबकि विलय में वो संस्था दोनों आपस में मिलकर के एक नई संस्था बनाते हैं। यहाँ पर नई संस्था बनी नहीं है, यानी इलाहाबाद बैंक सीधे मिलकर के क्या हो गया? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक बना हुआ है, यहाँ इलाहाबाद इंडियन बैंक में मिला, तो उसका नया संस्था नहीं बना, बल्कि इलाहाबाद और इंडियन बैंक मिलकर के इंडियन बैंक बन गया। अगर इलाहाबाद और इंडियन बैंक मिलकर के एक तीसरा बैंक बन जाता तो उसको कहते हैं हम मर्जर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं अमलगमेशन। चलिए, इतना बहुत है। कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी कर दी है। अब तक मार्च 2020 को इसकी जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। पहले ये भारतीयों के लिए, एनआरआई के लिए 49% के लिए ही अवेलेबल था। नीति के अनुसार एयर इंडिया में विदेशी निवेश अभी भी, ध्यान रखिएगा, एयर इंडिया में अभी भी 49% से अधिक नहीं होगा, यानी स्वामित्व भारत सरकार के पास एयर इंडिया का अभी भी बना रहेगा। जबकि स्वचालित मार्ग पर एनआरआई के द्वारा 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नागरिक उड्डयन में दे दी गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी गई है। इसमें घरेलू, अनुसूचित और अन्य हवाई परिवहन सेवाएं भी शामिल हैं। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण लॉन्च हो चुका है। तो स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस परियोजना के लिए कुल 1,40,881 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, और दूसरे चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर बल दिया जाएगा। दूसरे चरण को 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा। आपको पहले ही बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। यानी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत अक्टूबर 2014 में की गई थी, जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाने की बात की जा रही थी। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता कार्यक्रम है। इसमें 2 मिशन शामिल हैं, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन और स्वच्छ भारत शहरी मिशन। यानी कुल मिलाकर के हम इसमें 3 चीजों की बात कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत अक्टूबर 2014 में की गई थी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर पहला चरण था 2014 से लेकर के 2019 तक। दूसरा चरण अब जो लॉन्च किया गया है वो है 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक।
स्वच्छ भारत मिशन का जो टोटल सेकेंड फेज का आउटले है, टोटल परिव्यय जो रखा गया है, कुल व्यय रखा गया है, वो है 1,40,881 करोड़ रुपए। तो तीन चीजें यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया है। चलिए, पेटीएम को भारत बीमा नियामक प्राधिकरण से ब्रोकरेज लाइसेंस मिल गया है, यानी अब ये बीमा कंपनी के रूप में भी काम कर सकती है। यानी अब ये खुद बीमा कंपनी के रूप में काम कर सकती है और गैर जीवन बीमा उत्पाद के लिए भी इसको लाइसेंस दे दिया गया है। पेटीएम आप जानते हैं एक ई कॉमर्स कंपनी है, डिजिटल वॉलेट कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी, जो इस समय भी इसके पेटीएम के सीईओ हैं, और पेटीएम का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम गेम पिंड और पेटीएम स्मार्ट रिटेल इसकी अन्य कंपनियां हैं। अभी इसको इंश्योरेंस में भी IRDA ने लाइसेंस दे दिया है, तो ये अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी इंटर कर रही है। और यहाँ पर एक और आपको करंट अफेयर्स दिख रहा होगा, अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव बनाया गया है। वित्त सचिव बनाने का यहाँ पर आपको क्या बहुत जरूरी था कि अजय भूषण पांडे का नाम याद किया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि 1 रुपए के नोट पर चूंकि वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के ही हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। तो अजय भूषण पांडे, इसके पहले कौन था? राजीव कुमार थे। राजीव कुमार जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी जगह पर अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव बनाया गया है। वित्त सचिव वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह को बनाया जाता है। देवाशीष पांडा हाल ही में वित्तीय सेवाओं विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अफसर हैं। इससे पहले उन्हें UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में भी कार्य किया हुआ है। तो यहाँ पर मेन था अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव बनाया गया है, बस इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास एक बिल लाया गया है, जिसका नाम दिया गया है प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना। विवाद से विश्वास योजना। अगर आप इनकम टैक्स पेयी हैं और आपकी इनकम टैक्स को लेकर के कोई भी ग्रीवांस है, तो आप इसके तहत अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। 31 मार्च 2020 तक अपना कर अदा कर सकते हैं। डेडलाइन से पहले कर का भुगतान करने के कारण करदाता को ब्याज व दंड से मुक्ति मिलेगी। जून 2020 तक करदाता 10% ब्याज के साथ कर भुगतान कर सकते हैं। विवाद से विश्वास योजना के द्वारा 4,83,000 प्रत्यक्ष कर के विवादित मामलों का समाधान होगा। 2019 के बजट में इस विश्वास योजना की शुरुआत की गई थी। सबका विश्वास योजना, बल्कि उसका नाम था सबका विश्वास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके द्वारा सेवा तथा कर और आबकारी शुल्क से संबंधित निपटान किया गया था। अब इसका नाम बदल करके कर दिया है विवाद से विश्वास। इसके पहले इसका नाम था सबका विश्वास। तो 2019 में सबका विश्वास बन गया है विवाद से विश्वास योजना। अगली है दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए अमेजन और ई मार्केट के साथ समझौता। 5 मार्च 2020 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने भारत में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई मार्केट के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। ये DNULM यानी दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ये है इसका मुख्य बिंदु। क्या है? प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में महिला उद्यमियों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो भी मार्केट के उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको अमेजन के प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। इसके
मुख्य और हैं शहरी समृद्धि उत्सव योजना है। इस योजना में शहरी मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन की पहुंच को बढ़ाना है। इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के मेले और नौकरी मेलों का आयोजन किया जाता है। ये एक योजना अलग है। और इसके अलावा है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। यह केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धनता को कम करना है और इसका उद्देश्य स्वयं के रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। अब अगला है FSSAI का भोग प्रमाण पत्र। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का भोग प्रमाण पत्र क्या है? इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन ने इसको लॉन्च किया था। भोग क्या है? भोग का पूर्ण रूप जो है नाम फुल फॉर्म है वो है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड। इसके तहत FSSAI द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। भोग सर्टिफिकेट धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इसे मंदिरों में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर शुरू किया गया था। इस परियोजना की शुरुआत FSSAI ने की थी। मंदिरों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के अलावा यह परियोजना बुनियादी खाद्य सुरक्षा पर खाद्य संचालकों को प्रशिक्षण भी देगा। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सब इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो अभी सभी जगहों पर जितने भी गुरुद्वारे, मस्जिद या मंदिर हैं उनके सामने जो प्रसाद के स्टॉल लगते हैं या जो सेलर्स हैं, जो विक्रेता हैं, जो प्रसाद को बेचते हैं या जो भोग उपलब्ध कराते हैं, उनको ये प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब वो इसके भोग प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ही प्रसाद का वितरण या विपणन कर सकते हैं। अगला है भारत में महिला श्रम शक्ति में गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट अध्ययन ने ये रिपोर्ट जारी किया है। 2006 में 34% से घटकर 2020 में 24.8% रह गई। यानी श्रम शक्ति में महिला की भागीदारी जो 2006 में 34% थी, 2020 में घट करके 24.8% हो गई है। एक तरफ हम महिला समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये आपका महिला समानता की तरफ बढ़ने के बजाय आप देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी ही घट रही है। इस अध्ययन के अनुसार यदि महिलाओं की श्रम भागीदारी पुरुषों के समान हो तो देश में GDP में 27% की वृद्धि हो सकती है। यानी अगर ये 34% से बढ़ करके ऊपर गया होता तो जो इंडिया की GDP है वो काफी आगे निकल गई होती। चलिए खैर नहीं हुआ तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हो जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर 38.7% महिलाएं वानिकी, कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में काम कर रही हैं। उनमें से केवल 13.85% ही भूमि धारक हैं। बड़ी सरप्राइजिंग है कि जितनी महिलाएं इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं उनमें से केवल लगभग 14% के आसपास यानी 13.85% ही लैंड ओनर है। जबकि मैं आपको बता दूं कि सरकार का नियम है कि अब मुखिया के रूप में महिला का ही नाम दर्ज हो। इसके बावजूद ये स्थिति है। खैर हमें तो वो पढ़ना है जो फैक्ट्स दिए हुए हैं और एग्जाम में वही लिखना है जो फैक्ट्स पर आधारित हो, उसी पर टिक करना है। तो विश्व आर्थिक फोरम ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। विश्व आर्थिक फोरम ने कोरोना वायरस प्रभाव से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की सहायता से कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए कार्य करना है। इसका प्रमुख कार्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, सप्लाई चेन को बनाए रखना है ताकि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस प्लेटफॉर्म का निर्माण विश्व भर के 200 कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ विचार विमर्श करके किया गया है। विश्व आर्थिक फोरम है क्या, पहले इसकी भी बात
थोड़ा जान लीजिए। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना क्लाउस श्वाब ने सार्वजनिक निजी सहयोग द्वारा विश्व की स्थिति में सुधार के लिए की थी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जो एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड है। ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के कार्य करता है। इस संगठन राजनीति, व्यापार, शिक्षा, उद्योग इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स के साथ भी कार्य करता है। एसबीआई ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को कम कर दिया है। इससे करीब 44.51 करोड़ खाता धारकों को राहत मिलेगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस प्रति माह सबको रखना पड़ता था। अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपया और मेट्रो में 3000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था। यानी एसबीआई में इसके पहले मेट्रो में 3000, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपए के न्यूनतम में बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था। अभी इस न्यूनतम बैलेंस को खत्म कर दिया है एसबीआई ने, यानी अब जीरो बैलेंस अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं। और अभी एसबीआई ने एसएमएस शुल्क भी समाप्त कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक बहुराष्ट्रीय बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। 2018 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय स्टेट बैंक 216वें स्थान पर था। देश का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई के पास कुल 23% शेयर मार्केट है, यानी टोटल जो मार्केट है बैंक टोटल मार्केट का 23% अकेले एसबीआई के पास है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ कलकत्ता के विलय से की गई थी, जिसे बाद में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यानी शुरुआत में इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, जिसे बाद में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। तो हमने जो आपको बताया कि वो महत्वपूर्ण ये नहीं था कि न्यूनतम बैलेंस की राशि को कम कर दिया गया, हमने आपको ये भी बता दिया कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये ग्लोबल फॉर्च्यून की सूची में 216वें स्थान पर है, सबसे बड़ा बैंक है और टोटल मार्केट का 23% हिस्सा अकेले एसबीआई के पास है। चलिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 अपडेट किया है। इसमें दुनिया के 100 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर है, इसके बाद न्यूजीलैंड और अमेरिका का स्थान है। इस वर्ष सूची में भारत की रैंक 46वीं है, जबकि पिछले वर्ष भारत का रैंक 47वां था। तत्परता स्तंभ में भारत 12वें स्थान पर है। इंटरनेट तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के स्तंभ में भारत का प्रदर्शन काफी खराब है। भारत दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं, यदि महिलाओं के मामले में भारत की स्थिति खराब है, लेकिन थोड़ा सुकून की बात है कि दक्षिण एशियाई देशों में भारत नंबर 1 स्थान पर है। अब ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है क्या, तो आपको बता दें, यह एक आर्थिक विशेषज्ञ तथा सलाहकार संस्था है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। यह संस्था मासिक राष्ट्रीय रिपोर्ट, पंचवार्षिक आर्थिक पूर्वानुमान और औद्योगिक रिपोर्ट इत्यादि प्रकाशित करती है। इसका स्वामित्व इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अधीन है। इकोनॉमिस्ट एक पत्रिका है, रिसर्च जर्नल है, रिसर्च मैगजीन है, जो हर माह निकलती है। चलिए, MIES योजना को RODTEP योजना के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो पहले आप जान लीजिए, MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया योजना को वापस लेने की मंजूरी 3 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दिया। उसके स्थान पर क्या किया, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स योजना की शुरुआत की गई है। RODTEP रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सपोर्ट योजना की शुरुआत की गई है। किसके स्थान पर, MEIS यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के स्थान पर। इस योजना का मुख्य बिंदु क्या है, MEIS का प्रस्तावित किया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण निर्यात में और गिरावट आ सकती है।
अप्रैल जनवरी 2019-20 में भारत का निर्यात पहले ही 2% गिर चुका है, इसलिए RODTEP विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप कार्य करने के लिए इसको प्रतिस्थापित किया गया है। RODTEP निर्यातकों के लिए उनके करों और कर्तव्यों को प्रतिपूर्ति करने की एक योजना है। वित्त मंत्री ने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। MEIS योजना 2% से 5% के बीच निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसे भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत पेश किया गया था। MEIS योजना का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना रहा है, लेकिन चूंकि अब इसको निर्यात में कमी हो रही है या निर्यात गिर सकती है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए MEIS योजना को समाप्त करके RODTEP यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड आर टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को शुरू किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले 2% से 5% के बीच निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता था, इंसेंटिव दिया जाता था, लेकिन अब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं उनको ही रिमिशन यानी घटाने की बात की जा रही है, इसीलिए इसका नाम RODTEP रखा गया है। यानी जो ड्यूटीज का मतलब जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इनको घटाने की बात की जा रही है। तो चलिए अब अगले बात करते हैं। राजकोषीय समेकन रोड मैप के लिए एन के सिंह समिति का गठन किया गया था। एन के सिंह के बारे में आप जानते होंगे कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। तो एक गठन किया गया था 19 मार्च 2020 को गठन किया गया। मुख्य बिंदु है 15वें वित्त आयोग ने जब फरवरी 2020 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, तो वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक सौंपने की बात की है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर के 25-26 को कवर किया जाएगा। एन के सिंह समिति घाटे और ऋण की परिभाषा की भी सिफारिश करेगी। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी। इसी को लेकर के जो इस समिति का गठन किया गया था कि वो कौन कौन से कार्य करेगी। तो घाटे और ऋण की परिभाषा की सिफारिश करेगी। समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी। तो राजकोषीय समेकन क्या है? राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई एक नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्रशासनिक लागत को कम करना है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 यानी FRBM एक्ट जिसको कहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। ये है क्या? इस अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक कम करना था। किसका? FRBM एक्ट का। इसके तहत 2006 तक घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण इसे हासिल नहीं किया जा सका। बाद में एन के सिंह के नेतृत्व में अधिनियम के बदलाव के सुझाव के लिए 2016 में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था, लेकिन इस पर भी बहुत कुछ ज्यादा अभी तक हो नहीं पाया है। चलिए एक और बात कर लेते हैं सिडबी की। सिडबी ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस योजना लॉन्च की है। ये क्या है? 19 मार्च 2020 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जिसका नाम किया है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने स्वावलंबन एक्सप्रेस की घोषणा की है। इस ट्रेन को 11 उद्यमी शहरों का दौरा करना है, जिसमें दिल्ली, जम्मू, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी इत्यादि शामिल हैं। इस अवधि के दौरान विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 2024-25 तक $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन को 15 दिनों में 7,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी है। इस छोटे उद्यमियों को जोड़ेगा। यात्रा के लिए शैक्षिक प्रतिबंध नहीं है। 20 से 35 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। सिडबी के बारे में बता दें थोड़ा सा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से की गई है। लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय के लिए
एक विकास वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी को नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत की गई, इस योजना की लॉन्च की गई। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकता है। इस समय ये बहुत चर्चा में है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यह योजना देश के लोगों के लिए कोविड-19 और इसके प्रभाव से लड़ने के लिए आर्थिक मदद है, पैकेज है। इस पैकेज के तहत लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अगले तीन महीनों के लिए 5 किलो मुफ्त चावल और गेहूं प्रदान किया जाएगा। यह पहले से ही आवंटित 5 किलोग्राम चावल और गेहूं के अतिरिक्त है। इसके साथ ही प्रति परिवार 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी। इसको बढ़ा करके नवंबर तक किया गया था और इसकी टाइम पीरियड फिर से बढ़ा दिया गया है। तो अभी आप जान लीजिए कि योजना चल रही है। इसके अलावा डॉक्टरों, स्वच्छता कर्मचारियों, नर्स, पैरामेडिक्स और वायरस के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इसके तहत बीमा कवर भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था, दिव्यांग और पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है, जिससे 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसी के साथ दो चीजें और लगी हुई थी, हमने सोचा आपको बता दें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप जानते हैं कि योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 8.3 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। मनरेगा की चर्चा है। मनरेगा की मजदूरी को बढ़ा करके 182 रुपए से बढ़ा के 202 रुपए कर दिया गया। 5 करोड़ श्रमिकों को फायदा मिलेगा। यद्यपि लॉकडाउन के दौरान जब लोग घर के अंदर रहेंगे तो इसके तहत काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मनरेगा को इस लॉकडाउन के दौरान यानी इस कोविड के दौरान स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ दिया गया, जिसमें वेतन को दोगुना कर दिया गया है, यानी मजदूरी दोगुना कर दिया गया है, जो इस कोविड के दौरान स्वच्छता कार्यक्रम में काम करेंगे मनरेगा के तहत। और इसके अलावा उनको 3 महीने की अवधि के लिए 2,000 रुपए के अतिरिक्त भत्ते भी मिलेंगे। मनरेगा के तहत सफाई कर्मचारियों को स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ भी जोड़ दिया गया था। इसके अलावा एक और छोटी सी योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत महिला खाता धारकों को अगले 3 महीनों के लिए प्रति माह 500 रुपए मिलेंगे। ऐसी घोषणा सरकार ने की है, जिसमें लगभग 20 करोड़ खाता धारकों को लाभ होगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका आज जनवरी, फरवरी और मार्च तक का आर्थिक अपडेट, आर्थिक करंट अफेयर्स का अपडेट। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगला कंटेंट हम आपको प्रस्तुत करेंगे अप्रैल, मई और जून का, तो उसके लिए इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।